नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तोड़ा गठबंधन, अकेले लड़ने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका देते हुए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में असम की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की गुरुवार को घोषणा की थी। उसने उम्मीद जताई कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया इन्हें 3 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देगा। आपके राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने संवाददाता सम्मेलन में 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि डिब्रूगढ़ से मनोज धनोहर, गुवाहाटी से बाहवेन चौधरी और सोनितपुर से ऋषि राज को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए। कहा, वे गुजरात की तेली जाति में जन्मे, भाजपा ने इसे 2000 में ओबीसी दर्जा दिया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंची। यहां राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत है। मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट में गुजरात में पैदा हुए थे। उनको उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, प्रधानमंत्री जनरल कास्ट में पैदा हुए थे। वे पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं कि वे ओबीसी पैदा हुए। ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेंगे। जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए महीना है। सुबह उनको देखो, एक सूट पहनेंगे 2 से 3 लाख का, फिर शाम को दूसरा शूट और सॉल पहनेंगे 4-5 लाख का। लंच में देखो, नया सूट पहनेंगे, जूता पहनेंगे 3-4 लाख के, मतलब 7-8 लाख रुपया दिन के। ऐसे में 1,60,000 रुपया महीना आ रहा है और खर्च कर रहे हैं 2 से 3 करोड़ रुपए। ये कहां से आ रहा है? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हल्द्वानी में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, विरोध में पत्थरबाजी के बाद उपद्रवियों ने थाने को घेर कर कई वाहन फूके। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में धामी सरकार का बुलडोजर लगातार अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। इसी कड़ी में हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में आज बुलडोजर गरजा। नगर निगम और पुलिस की टीम की मौजूदगी में ये एक्शन मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल पर हुआ। इस दौरान अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन और पत्रकारों पर जमकर पथराव किया। इसमें एसडीएम सहित कई पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल भी हुए। वहीं दोस्तों, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के हालात पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने को चारों ओर से घेरकर भारी पथराव किया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी। इससे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही पत्रकार भी फंसे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वित्त मंत्री ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। इसमें कोयला 2G कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र। लिखा, यूपीए सरकार आर्थिक मैनेजमेंट में फेल रही। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। इस पर कल यानी कि शुक्रवार को चर्चा होगी। 59 पेज के श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी गई। इसमें बताया गया है कि किस तरह यूपीए सरकार के 10 सालों में इकोनॉमी मिसमैनेजमेंट का नुकसान भारत को झेलना पड़ा। श्वेत पत्र में लिखा है कि 2014 में कोयला घोटाले ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर दिया। 2014 से पहले कोयला ब्लॉकों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने आधार पर किया गया था। कोयला क्षेत्र को कंपटीशन और ट्रांसपेरेंसी से बाहर रखा गया था। एजेंसियों ने जांच की और 2014 में सुप्रीम कोर्ट के 1993 के आवंटन 204 कोयला खदानों ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया। यूपीए सरकार में 122 दूरसंचार लाइसेंसों से जुड़ा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी हुआ। इसमें केक के अनुमान के अनुसार सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोयला घोटाले में सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले ने राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल का संकेत दिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत म्यांमार के बीच बॉर्डर सील किया गया, लोगों की आवाजाही हुई बंद। घुसपैठ रोकने के लिए गृह मंत्री शाह का फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय ने भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म करने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों के बीच बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों का फ्री मूवमेंट बंद हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की डेमोग्राफी को बरकरार रखने के लिए यह फैसला किया गया है। इससे पहले अमित शाह ने असम में 20 जनवरी को ऐलान किया था कि भारत म्यांमार के बीच बॉर्डर की फेंसिंग की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। किसानों का धरना हुआ खत्म, 6 घंटे बाद खुला दिल्ली नोएडा रूट। महाजाम से दिन भर परेशान रहे लोग। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसानों का नोएडा एक्सप्रेसवे पर धरना खत्म हो गया। इससे करीब 6 घंटे से
लगा जाम भी खुल गया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के कारण महाजाम की स्थिति बन गई थी। दिल्ली नोएडा में लोग दिन भर जाम से परेशान रहे। जानकारी के मुताबिक किसान रात 8 बजे नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के साथ मीटिंग करेंगे। नोएडा कमिश्नर के आश्वासन पर किसानों ने एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है। नोएडा कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाएगी। एक सप्ताह में किसानों की प्राधिकरण के अफसरों से बातचीत कराई जाएगी। इस बातचीत में शासन स्तर से मंत्री भी शामिल होंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों पर किसानों का धरना जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, आरबीआई ने बताया पेटीएम पर एक्शन क्यों लिया, हमने वक्त दिया था, उन्होंने सुधार नहीं किया, परेशान यूजर्स को जवाब भी देंगे। जी हां दोस्तों, पेटीएम के खिलाफ आरबीआई के एक्शन के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पेटीएम को पर्याप्त समय दिया गया था लेकिन उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। कोई संस्था नियमों से नहीं चले तो हमें एक्शन लेना ही होगा। हम एक जिम्मेदार नियामक है। पिछले कुछ दिनों में हमें लोगों के बहुत सारे सवाल मिले, हमने उन्हें नोट कर लिया है। उनके आधार पर हम अगले हफ्ते तक एक FAQ यानी कि सवाल जवाब जारी करेंगे। हमारे सभी एक्शन सिस्टमैटिक स्टेबिलिटी और डिपॉजिटर्स के हित की रक्षा के लिए हैं। इनसे समझौता नहीं किया जा सकता। पेटीएम का मामला एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है, पूरे सिस्टम में कोई चिंता की बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, शरद पवार गुट के नए चुनाव चिन्ह पर VHP की आपत्ति, कहा वट वृक्ष हमारा सिंबल है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शरद पवार गुट को अब नया नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट की पार्टी के नए नाम NCP शरद चंद्र पवार को मंजूरी दे दी। शरद गुट का चुनाव चिन्ह पेड़ है, जिसे लेकर अब विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है। विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP ने शरद गुट की नई पार्टी के चुनाव चिन्ह पेड़ पर आपत्ति जताई। VHP का कहना है कि वट वृक्ष उनके संगठन का रजिस्टर्ड सिंबल है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नई पार्टी का नाम और निशान तय करने के लिए विकल्प सुझाने हेतु बुधवार शाम तक की समय सीमा दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नए नाम पेश किए थे, जिनमें से एक को बाद में चुनाव आयोग ने मंजूरी भी दे दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वकील बोले बंगाल की जेलों में प्रेग्नेंट हो रही है महिला कैदी, हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी, सलाह दी महिला बैरक में पुरुष कर्मचारी न जाएं। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की जेलों में महिला कैदियों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता जताई है। दरअसल जेलों में बढ़ती भीड़ पर 2018 में कोर्ट ने खुद एक्शन लेते हुए एक न्याय मित्र यानी कि एमिकस क्यूरी एडवोकेट तपस कुमार भांजा को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे मामले की जांच करें। एमिकस क्यूरी ने गुरुवार को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद महिला कैदी गर्भवती हो रही है। वहीं अलग अलग जेलों में 196 बच्चे भी पल रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि महिला बैरक में पुरुष कर्मचारी के जाने पर रोक लगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, पटना लौटे सीएम नीतीश, फ्लोर टेस्ट पर बोले चिंता मत करिए, सरकार में सब कुछ ठीक। दिल्ली में पीएम मोदी अमित शाह और अपने सांसदों से भी मिले। जी हां दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं। पटना लौटने पर नीतीश ने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक है। फ्लोर टेस्ट पर कहा कि चिंता मत करिए। दिल्ली में 2 दिन में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा से भी मुलाकात की। लालकृष्ण आडवाणी से मिलकर उन्हें भारत रत्न मिलने की बधाई भी उन्होंने दी। गुरुवार को दिल्ली में अपने सांसदों से पार्टी कार्यालय में मीटिंग भी उन्होंने की। उधर दोस्तों दिल्ली में राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि हम लोग सीएम नीतीश कुमार से मिलने आए थे, मिल लिए। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, राजस्थान समेत 4 राज्यों में कड़ाके की ठंड, हरियाणा के करनाल में तापमान 4 डिग्री, MP यूपी में 3 दिन सर्दी, फिर बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद हवाओं का रुख उत्तर की ओर हो गया है। इससे देश के उत्तरी और मध्य राज्यों में ठिठुरन बढ़ गई है। राजस्थान समेत हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हरियाणा के करनाल में तापमान 4 डिग्री पहुंच गया। उधर दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में 3 दिन तक सर्दी का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। यहां 11 फरवरी से बारिश की भी संभावना बनेगी। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में 5 दिन बाद बारिश हो सकती है। दिल्ली समेत उत्तरी राज्यों में हल्का कोहरा देखने को मिला। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सुबह 200 मीटर से ज्यादा दूर देखना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 777 करोड़ में बनी प्रगति मैदान की टनल 18 महीने में हुई बदहाल, PWD और कंस्ट्रक्शन कंपनी हुई आमने सामने। जी हां दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान मेन टनल का 18 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, लेकिन अब इसके डिजाइन समेत कई तकनीकी खामियां सामने आई है। प्रगति मैदान टनल में लगातार पानी के रिसाव हो रहा है। टनल के फाउंडेशन में दरारें देखी गई है। ऐसे में दिल्ली सरकार के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD ने लार्सन एंड टर्बो कंपनी को नोटिस भेजकर प्रगति मैदान टनल की मरम्मत का काम शुरू करने का आदेश दिया है। PWD ने इसके साथ ही कंपनी
कंपनी पर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस टनल को बनाने में 777 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी बोली ईडी का जल बोर्ड घोटाले का दावा झूठा, मानहानि का केस करेंगे, छापेमारी में न तो सबूत मिले और न ही एक भी पैसा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के आरोपों को सरासर झूठा बताया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह पार्टी को बदनाम करने के लिए जांच एजेंसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक बयान में कहा कि अगर यह सच साबित होता है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों या उसके ठेकेदारों ने किसी भी तरह का गलत काम किया है तो हम इसके सख्त खिलाफ है। हम ईडी के इस सरासर झूठे आरोप की भी निंदा करते हैं। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी या उसके नेताओं का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जिन आप नेताओं के घर पर मंगलवार को ईडी ने छापेमारी की, उनके पास से एक भी पैसा या सबूत बरामद नहीं हुआ है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 723 अंक गिरकर 71,428 पर बंद, निफ्टी भी 212 अंक टूटा, पेटीएम के शेयर में 10% की गिरावट रही। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 723 अंक की गिरावट के साथ 71,428 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 212 अंकों की गिरावट रही, यह 21,717 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी देखने को मिली। पेटीएम के शेयर में आज 10% की गिरावट रही, यह 49.60 रुपए यानी कि 9.99% गिरकर 446.65 रुपए पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों आरबीआई की ओर से ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज देने वाली कंपनी पेटीएम पर 31 जनवरी को लिए गए एक्शन का बड़ा असर कंपनी के शेयरों पर भी दिख रहा है। तब से अब तक इसका शेयर 41% गिर चुका है। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज एसबीआई, बीपीसीएल और पावर ग्रिड रहे, जबकि टॉप लूजर्स में कोटक बैंक, ब्रिटानिया और एक्सिस बैंक रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी, ब्याज दरों में लगातार छठी बार बदलाव नहीं, आरबीआई ने 6.5% पर रेपो रेट बरकरार रखी। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लगातार छठी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी कि लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। 6 फरवरी से चल रही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को दी। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने इससे पहले दिसंबर में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। विधानसभा में सीएम ने कहा फटाका फैक्ट्री विस्फोट मामले में दोषी पाए गए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को विधानसभा यानी कि एमपी असेंबली में कहा कि उनकी सरकार हरदा फटाका कारखाने में विस्फोट के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी। हालांकि मामले की न्यायिक जांच की मांग और मुख्यमंत्री के जवाब से असंतोष जताते हुए कांग्रेस सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होगा उसे दंडित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नवजोत सिंह सिद्धू का केंद्र सरकार पर हमला, बोले पंजाब पूरी तरह से कर्नाटक के हक में, दोनों एक ही टाइटैनिक जहाज पर सवार हैं। जी हां दोस्तों, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रधान व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन में कर्नाटक सरकार के हक में आवाज उठाई। इसके साथ ही केंद्र पर भी हमला किया। राज्यों का संघ मिलकर ही केंद्र को बनाता है, यहां से एकत्रित पैसे से केंद्र को फंडिंग होती है। ऐसे में राज्यों के साथ भेदभाव ठीक नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक अपनी प्रभावित वित्तीय स्वायत्तता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसे तमिलनाडु व केरल भी सपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब हमारे संघीय ढांचे को बचाने की इस लड़ाई में कर्नाटक का पूरा समर्थन करता है, क्योंकि हम एक ही जहाज टाइटैनिक पर सवार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। जोमेटो ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 138 करोड़, सालाना आधार पर रेवेन्यू 69% बढ़ा। जी हां दोस्तों, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने गुरुवार को यानी कि 8 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 138 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 346.6 करोड़ का लॉस हुआ था। वहीं तिमाही आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 283% बढ़ा है। कंपनी ने पिछली तिमाही यानी कि क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 36 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिना प्राचार्य के चल रहे हैं 6041 स्कूल, वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग भी 1 साल से अटकी हुई है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बोर्ड की परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है और इस माह के आखिर में इसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन राज्य के करीब 6041 स्कूल प्रिंसिपल के बगैर ही चल रहे हैं। इसकी वजह प्रिंसिपल के पदों पर डीपीसी प्रोसेस का अटकना है। शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल के सभी खाली पदों को प्रमोशन के जरिए ही भरने का प्रावधान है। वहीं प्रमोट हुए वाइस प्रिंसिपल के लिए 23 मई से 28 जून तक ऑनलाइन काउंसलिंग भी निर्धारित की गई थी, लेकिन यह शुरू हो पाती उससे पहले ही कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। ऐसे में जहां वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग पर रोक लगी हुई है, वहीं प्रिंसिपल की डीपीसी भी नहीं हो पा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विदेश में छुट्टियां मनाने वालों के लिए खुशखबरी, 7 लाख रुपए तक के टूर पैकेज पर अब नहीं होगा टैक्स। जी हां दोस्तों, अगर आप भी विदेश यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों, बजट 2024 में भारत सरकार ने ऐलान किया है कि विदेश में छुट्टियां बिताने के लिए जाने वाले भारतीयों को अब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम यानी कि LRS के तहत 7 लाख रुपए तक के खर्च पर टैक्स कलेक्शन एक्ट सोर्स TCS नहीं देना होगा। इस बदलाव से आपको कैसे फायदा होगा, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से आपके CA से भी समझ सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि पिछले साल LRS से नियमों में बदलाव किया गया था। नए नियम के मुताबिक किसी वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए से ज्यादा के रेमिटेंस पर अनिवार्य 20% TCS लगाया गया था, जिसे 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाना था। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट और शिक्षा के लिए खर्च की गई रकम पर थोड़ा राहत दी गई थी। इसमें अगर रकम 7 लाख रुपए से ज्यादा है तभी 5% TCS देना होता है। विदेशी टूर पैकेजों को छोड़कर 7 लाख रुपए से कम के रेमिटेंस पर TCS नहीं लिया जाता था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया की सबसे अमीर महिला लॉरियल की फाउंडर बनी, नंबर 1 पर प्रभावी महिलाओं में भारत का एक नाम शामिल है। जी हां दोस्तों, 2024 में अब तक दुनिया की सबसे अमीर और प्रभावशाली महिलाओं की एक लिस्ट बाहर आई है। सिलिंगो की रिसर्च ने बताया कि इस वक्त किन महिलाओं का सबसे अधिक दबदबा है। पहले नंबर पर $80.5 बिलियन की नेटवर्थ के साथ बेटनकोट मेयर्स एंड फैमिली है। लॉरियल की फाउंडर की वंशज बेटनकोट मेयर्स कंपनी को आगे बढ़ाने का काम जोर शोर से कर रही है। इस ब्रांड की दुनिया भर में तूती बोलती है। वहीं दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जूलिया कोच एंड फैमिली है। इनकी नेटवर्थ $59 मिलियन है। कोच इंडस्ट्री की बोर्ड सदस्य के रूप में जूलिया समूह के संचालन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में खड़ी है, जिसने कागज निर्माण से लेकर तेल रिफाइनरियों तक के उद्योग में इसकी उपस्थिति में बड़ा योगदान दिया है। वहीं दोस्तों बात करें इस लिस्ट में किसी भारतीय महिला का, तो इस लिस्ट में भारत की सिर्फ एक ही महिला शामिल है, जिनका नाम सावित्री जिंदल है और वह सबसे अंत में है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, लिव इन में जन्मे बच्चे को मिलेगा कानूनी अधिकार, ब्रेकअप पर लड़की मांग सकेगी मेंटेनेंस, बिना रजिस्ट्रेशन साथ रहे तो 6 साल की जेल। जी दोस्तों, उत्तराखंड में पास हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC बिल में लिव इन रिलेशनशिप एक्ट 381 का प्रस्ताव रखा गया है। बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिलती है तो उत्तराखंड में लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर 6 साल तक की जेल और 25,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। इस बिल में लिव इन में पैदा हुए बच्चे को भी कानूनी अधिकार दिए गए हैं। साथ ही लिव इन से ब्रेकअप होने के बाद लड़की अपने साथी से मेंटेनेंस भी मांग सकती है। तो दोस्तों यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कार निर्माण करने वाली कौन सी कंपनी सबसे अच्छी कारें बनाती है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं उस कंपनी का नाम कि जिसकी कारों की रेटिंग सबसे ज्यादा 5 स्टार रेटिंग होती है। तो जल्दी से उस कार कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।